स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा था मशीन सेकंड में, जो कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो पहले लेक्चर में बेसिक जो कंसेप्ट था उसको पढ़ा था हमने। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो कंसेप्ट था उसको पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे और उसके बाद उसके आगे का कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर था उसमें 2 प्रकार का रोटर यूज़ हो रहा था। दोनों प्रकार के रोटर में पहले नंबर पे हमारे पास स्क्विरल केज रोटर था और दूसरे नंबर पे स्लिप रिंग रोटर था। स्लिप रिंग रोटर को वाउंड रोटर भी कहते हैं। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्विरल केज रोटर एंड स्लिप रिंग रोटर। तो उसी का आंसर भी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, डायरेक्ट यही लेक्चर देखने आए हो, तो सबसे पहले पहला लेक्चर देख लो। उसमें बारीकी के साथ डिटेल में हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, क्या रूल्स रेगुलेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर का, स्टेटर रोटर कैसे वर्क ऑपरेट करता है ना, स्टेटर पे कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो डायरेक्ट अगर ये लेक्चर देखने आए हो तो सबसे पहले पहला लेक्चर देख लीजिए, फिर इसको आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, स्क्विरल केज रोटर और वाउंड रोटर। तो पहले नंबर पे रोटर कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे डिफरेंस देखते हैं। तो जो स्क्विरल केज रोटर है उसमें कंडक्टर बार का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कंडक्टर बार का। आपकी सुविधा के लिए मैंने डायग्राम लिया है स्क्विरल केज का, स्लिप रिंग का। अभी आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है वो स्क्विरल केज रोटर का है। किसका है? स्क्विरल केज रोटर का। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना बेटा, यही आपका है स्क्विरल केज रोटर। क्या है? स्क्विरल केज रोटर है ये। अब स्क्विरल केज रोटर है तो यहाँ पे आपको ये जो ये एक सिस्टम दिख रहा है ना, ऐसे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं रोटर बार। क्या बोलते हैं? रोटर बार। ठीक, बार का मतलब, कंडक्टर बार का मतलब कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का पीस से जो जुड़ा हुआ है। और किनारे किनारे पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है रिंग जैसा, इसको बोलते हैं इंड रिंग। क्या बोलते हैं? इंड रिंग। तो जो ये कंडक्टर बार गया हुआ है, इन सब को इंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया गया है। अब नाम स्क्विरल केज इसलिए पड़ा हुआ है कि एक पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसके अंदर देखिए, एक पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। और ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि स्लिप रिंग का है। तो स्लिप रिंग में देखो होता क्या है, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। स्लिप रिंग में हमारे पास जो रोटर होगा, रोटर, तो रोटर में हमारे पास 3 फेज कनेक्शन होता है। 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है। वाइंडिंग जो होगी रोटर में, किस कंडीशन में? स्लिप रिंग के कंडीशन में, वो 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होगी तो जो तीनों फेज का कनेक्शन है यहाँ से स्लिप रिंग से किया गया रहता है। देख रहे हैं ना आप, ये कनेक्शन किया गया है। अब स्लिप रिंग के थ्रू बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके इसको शॉर्ट कर देंगे। अब ये रेजिस्टेंस हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। किसके कंडीशन में? स्लिप रिंग के कंडीशन में। जो हमारे पास स्लिप रिंग रोटर होता है उसमें बाहर से रेजिस्टेंस हम अपनी इच्छा से चूज़ कर सकते हैं और उस रेजिस्टेंस को चूज़ करने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। टॉर्क में कंट्रोलिंग हमको मिल जाती है, स्पीड में कंट्रोलिंग मिल जाती है। कैसे मिलती है, क्या डेरिवेशन है, वो आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल ये कंस्ट्रक्शन स्लिप रिंग का हो गया और पहले वाला मैंने जो कंस्ट्रक्शन दिखाया था वो आपके पास था किसका? स्क्विरल केज का। ये स्क्विरल केज का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। तो रोटर का कंस्ट्रक्शन जो होगा, तो कंडक्टर बार आर यूज्ड, नो स्लिप रिंग।
तो जो स्क्विरल केज रोटर है उसमें बीच बीच में मैंने दिखाया था कंडक्टर बार, तो कंडक्टर बार यूज होगा और कोई भी स्लिप रिंग यूज नहीं होगा। और हमारे पास यहीं पे अगर वाउंड रोटर या स्लिप रिंग की बात करें तो वायर वाइंडिंग इज़ डन ऑन रोटर, तो वायर की वाइंडिंग रोटर पे यूज होगी। जो स्क्विरल केज था उसमें कंडक्टर का बार यूज़ हो रहा था, मतलब एक छड़ टाइप में कंडक्टर का यूज हो रहा था और उसे इंड रिंग से शॉर्ट कर रहे थे। लेकिन जो वाउंड रोटर है, स्लिप रिंग रोटर है, उसमें वायर की वाइंडिंग रोटर पे यूज होगी। और किस कनेक्शन की वाइंडिंग होगी? स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग होगी। और इसमें स्लिप रिंग रोटर में स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे, स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है। कोई पूछे व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग बाहर से जो रेजिस्टेंस हम जोड़ पा रहे हैं उसकी व्यवस्था प्रोवाइड कराता है। यानी स्लिप रिंग की सहायता से हम एक्सटर्नल या बाह्य रेजिस्टेंस को रोटर से कनेक्ट कर पाते हैं। बस यही हो गया आंसर। अब दूसरे नंबर पे डिफरेंस देखते हैं। तो स्टार्ट करने के तरीके के आधार पे हम डिफरेंस देखते हैं। तो स्क्विरल केज में DOL अर्थात डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग यूज कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। और स्लिप रिंग रोटर में क्या होगा? स्लिप रिंग रोटर में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज होगा। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इसलिए यूज होगा क्योंकि हम रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसको तो कंट्रोल कर ही रहे हैं ना। मैंने अभी बताया कि रोटर का रेजिस्टेंस जो है उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगा के उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो स्लिप रिंग रोटर होगा उसमें रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज हो पाएगा। स्क्विरल केज में क्या रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज होगा? नहीं यूज होगा, क्योंकि भैया जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बाहर से रोटर में रेजिस्टेंस जोड़ने की कोई व्यवस्था है नहीं। स्क्विरल केज है, इंड रिंग है और उसमें बार है कंडक्टर का। किसमें? स्क्विरल केज में। तो बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ने का कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन स्लिप रिंग वाला जो हमारे पास रोटर था, स्लिप रिंग वाला जो रोटर था, इसमें बाहर से देखिए रेजिस्टेंस जोड़ने की व्यवस्था है, स्लिप रिंग है ये। और स्क्विरल केज में कोई व्यवस्था नहीं है बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ने की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग टॉर्क। तो हमारे पास जो स्क्विरल केज रोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, और जो स्लिप रिंग है या वाउंड रोटर भी बोलते हैं स्लिप रिंग को, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। स्टार्टिंग करंट जो स्क्विरल केज रोटर है इसमें स्टार्टिंग करंट भी हाई होता है, और स्लिप रिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग करंट लो होगा। स्पीड को कंट्रोल करना कितना आसान है स्क्विरल केज में? तो स्क्विरल केज में स्पीड को कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन स्लिप रिंग जो हमारे पास रोटर है उसमें स्पीड को कंट्रोल करना जो है आसान है। मेंटेनेंस स्क्विरल केज में मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्क्विरल केज में सिंपल सा पिंजड़े जैसा कंस्ट्रक्शन है रोटर का, वैसे ही रहेगा। लेकिन वाउंड रोटर में मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्लिप रिंग रोटर में वाइंडिंग लगी है, स्लिप रिंग लगी है, तो वाइंडिंग बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। पतले वायर्स होते हैं, वाइंडिंग्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। कॉस्ट स्क्विरल केज की लो होती है। लो इसलिए स्क्विरल केज की होती है कि सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, और हमारे स्लिप रिंग रोटर का जो कॉस्ट है वो बहुत ही हाई होता है। वो समझ में आया आपको? चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक छोटा सा ये पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा। जो हमारे पास स्क्विरल केज है उसमें दो प्रकार का हमको देखने को मिल सकता है। डबल स्क्विरल केज रोटर, एक तो सिंगल स्क्विरल केज रोटर था जिसमें एक ही स्क्विरल केज होगा, जो अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, ये स्क्विरल केज या सिंगल स्क्विरल केज रोटर है। और एक हमारे पास होता है डबल स्क्विरल केज रोटर। तो जो डबल स्क्विरल केज रोटर होगा तो उसमें केज के अंदर केज होगा। समझ में आ रहा है? केज के अंदर केज, जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होगा। तो जो दो केजेस होते हैं उनको अंदर वाले को इनर बोलते हैं केज, और बाहर वाले को आउटर केज बोलते हैं। किसमें? तो डबल स्क्विरल केज रोटर में। इनर केज की क्या प्रॉपर्टी होगी? तो इनर केज का रेजिस्टेंस लो होगा और रिएक्टेंस क्या होगा? हाई होगा। याद रखिएगा कि जो डबल स्क्विरल केज रोटर है तो इनर स्क्विरल केज का जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है और रिएक्टेंस हाई होता है। आउटर स्क्विरल केज है
उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा और रिएक्टेंस स्मॉल होता है। ये याद रखने वाला फैक्ट है, इसको याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का क्या है, तो इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र को कैसे निर्माण उसमें होता है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में, वो है। तो पहले नंबर पे देखते हैं 3 फेज़ सप्लाई 3 फेज़ वाइंडिंग को दिया जाता है। जो हमारा स्टेटर होगा, मतलब स्थिर पार्ट होगा मोटर का, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का जो स्थिर वाला भाग है यानी स्टेटर है, उसमें 3 फेज़ सप्लाई 3 फेज़ वाइंडिंग में देंगे हम। वाइंडिंग 120 डिग्री पर मैकेनिकली स्पेस्ड होता है, मतलब वाइंडिंग के बीच में जो गैप होता है वो 120 डिग्री का गैप होता है। जैसे डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में तीनों वाइंडिंग है, तो तीनों वाइंडिंग के बीच का गैप 120 डिग्री का है। तीसरे नंबर पे जब हम 3 फेज़ सप्लाई स्टेटर को देते हैं, तो 3 फेज़ सप्लाई देने के बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है हमारे स्टेटर में, ठीक है। रोटेशन का डायरेक्शन फेज सीक्वेंस और सप्लाई जैसा ही होता है। अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज सप्लाई देने के बाद बन रही है, उसका रोटेशन का जो डायरेक्शन है, घूमने की जो दिशा है, वो फेज सीक्वेंस, किस फेज सीक्वेंस में आपने कनेक्ट किया है स्टेटर को, उस पर निर्भर करेगा। आपने आर वाई बी में किया है कि आर बी वाई में किया है, तो इस पे अब एक प्रश्न यहाँ से ये आता है, पूछा जाता है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन बदलना हो तो क्या करेंगे। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि कोई भी 2 फेज़ को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो वो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है तो 3 फेज़ से सप्लाई जाएगी। अगर रोटेशन जिस दिशा में हो रही है उसके अपोजिट रोटेशन कराना हो तो कोई भी 2 फेज़ ले लो और उसको इंटरचेंज कर दो, तीसरे फेज़ को नहीं छूना है। 2 फेज़ उठाइए कोई भी, उसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो रोटेशन का डायरेक्शन जो है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डायग्राम देखिए आप, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। ये स्टेटर का जो है डायग्राम है। स्टेटर में जो वाइंडिंग है वो तीनों वाइंडिंग को दिखाया गया है, समझ रहे हैं, तीनों वाइंडिंग को दिखाया गया है। ये पहली वाइंडिंग, दूसरी और ये तीसरी वाइंडिंग है, और इसी को 3 फेज़ सप्लाई यहाँ से दिया जा रहा है। तो 3 फेज़ स्टेटर है यही हमारे पास। अब इसके आगे देखते हैं। इस डायग्राम में जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का बनना है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है, वो दिखाया जा रहा है। इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं समझाता हूँ पहले। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक ये वेव शेप दिख रहा है, एक ये वेव शेप दिख रहा है और एक ये वेव शेप आपको दिख रहा है। तो ये 3 फेज़ जो करंट है ना उसको दिखा रहा है। 3 फेज़ करंट जो स्टेटर में फ्लो हो रहा है, जब हम सप्लाई कर रहे हैं ना स्टेटर को, तो 3 फेज़ वाइंडिंग में 3 फेज़ करंट फ्लो होगा। तो 3 फेज़ जो करंट का डायरेक्शन है वो 120 डिग्री स्पेस्ड होंगे, तो वही ये दिखा रहा है डायग्राम। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम देखिए, इसमें तो इस डायग्राम में आपको सबसे पहले नंबर पे दिख रहा होगा कि जो हमारा स्टेटर है वो दिख रहा है। स्टेटर में 3 फेज़ सप्लाई हमने यहाँ से दिया है। 3 फेज़ सप्लाई देने पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन रहा है स्टेटर में। ये कंडीशन और ये कंडीशन, मतलब जो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, देखो ये फ्लक्स है, ये रोटेटिंग फ्लक्स है, यहाँ भी एक रोटेटिंग फ्लक्स है, समझ में आ रहा है। ये रोटेटिंग फ्लक्स की डायरेक्शन को आपको शो किया जा रहा है कि कैसे कैसे ये फ्लो हो रहा है। इसको अभी स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप। मतलब 3 फेज़ सप्लाई जब स्टेटर को देंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यही हमको समझना है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मशीन। तो 3 फेज़ इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। पहले नंबर पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रोटर कंडक्टर को कट करेगा। तो जैसे जो 3 फेज़ सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर पे, तो स्टेटर पे 3 फेज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर में जो कंडक्टर लगा है उसको कट करेगा रोटेट करते समय।
रोटर कंडक्टर में तब क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फैराडे लॉ बोलता है कि जब चलता हुआ, घूमता हुआ या चेंज होता हुआ फ्लक्स किसी चालक को कट करेगा तो चालक में ईएमएफ बनेगा। ठीक, और जो हमारा रोटर है, रोटर में चालक है, तो चालक को जब घूमता हुआ फ्लक्स कट करेगा स्टेटर का तो उसमें ईएमएफ बनेगा। इसके बाद लेंज ने बोला कि जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ अपने बनने वाले कारण को अपोज करने का प्रयास करेगा। ध्यान देना है, ईएमएफ क्यों बना है, क्योंकि जो फ्लक्स का रोटेशन है उसके कारण बना है। अगर फ्लक्स रोटेट नहीं करता, स्थिर रहता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अगर नहीं रोटेट करता, स्थिर रहता, तो कट नहीं करता चालक को। जब कट नहीं करता तो ईएमएफ नहीं बनता। तो जो रीजन है ईएमएफ बनने का वो फ्लक्स का घुमाव है या मैग्नेटिक फील्ड का घुमाव है, घूमना है। अब मैग्नेटिक फील्ड के घूमने को अपोज करने के लिए जो रोटर है वो क्या करेगा, वो भी उसी दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगा। रोटर ये चाहेगा कि मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूमूं और इस तरीके से घूमूं कि उसी के स्पीड पे जाके मैं स्थिर हो जाऊं। जब उसके स्पीड पे आएगा रोटर घूमते घूमते, तभी तो उनके बीच में जो रिलेटिव सापेक्ष गति है, रिलेटिव मोशन है, वो जीरो होगा। तभी तो जीरो होगा ना भाई। रोटर जब घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही उतने ही रफ्तार से घूमने लगे, तभी तो दोनों के बीच में जो सापेक्ष गति है शून्य होगा। इसी को तो अपोज करना बोलते हैं। जब सापेक्ष गति शून्य होगा इसका मतलब कोई फ्लक्स ही नहीं कट करेगा, समझ रहे हो। अब इसी चक्कर में जो है हमारा रोटर घूमने लगता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं बता रहा हूँ। मान लो रोटर घूमने लगा और रोटर घूमते घूमते जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी के स्पीड से घूमने लगा। जब उसके स्पीड से घूमेगा इसका मतलब रोटर की जो गति है वो चुंबकीय क्षेत्र की गति के बराबर हो गया। अब इस क्षण पे समझने का प्रयास करेंगे, जब गति दोनों की बराबर हो गई तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रोटर को अब कट कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं कट कर रहा होगा। जब फ्लक्स कट नहीं कर रहा होगा तो उस समय में क्या जो रोटर में कंडक्टर है उसमें ईएमएफ बन रहा होगा? तो नहीं बन रहा होगा, क्योंकि ईएमएफ बनने के लिए फ्लक्स कट करना आवश्यक है। जब फ्लक्स कट करेगा तभी ईएमएफ बनेगा। और जब एक ऐसी दशा आ रही है जब रोटर की गति चुंबकीय क्षेत्र की गति के बराबर हो गई, फ्लक्स कट ही नहीं कर रहा है, ईएमएफ बन ही नहीं रहा है, तो जो सारी प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, फिर रोटर शांत हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रोटर कभी भी चुंबकीय क्षेत्र के स्पीड से पूरे गति नहीं करेगा। कुछ ना कुछ गति जो रोटर की होगी ना स्पीड, वो चुंबकीय क्षेत्र की गति से कुछ ना कुछ कम होगी। और जो चुंबकीय क्षेत्र की गति है उसको हम लोग एनएस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एनएस, या चुंबकीय क्षेत्र के रोटेशन की जो गति है उसे हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड घूमते हुए या रोटेट करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड है या चुंबकीय क्षेत्र का स्पीड है। और एनआर क्या है? ये रोटर का स्पीड। रोटर जिस स्पीड से घूम रहा है उसे एनआर कहते हैं। और मैंने अभी बताया कि जो हमेशा रोटर की स्पीड होगी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में वो कम होगी एनएस से, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा ही कम होगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो रोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्लिप। क्या स्लिप? स्लिप किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात, स्लिप होता क्या है? देखो, स्लिप वही है जैसे जो रोटर की स्पीड है, जो सिंक्रोनस स्पीड है। रोटर स्पीड मतलब रोटर की गति, सिंक्रोनस स्पीड मतलब घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की गति। तो कभी ऐसी दशा बन ही नहीं पाती है कि रोटर का जो स्पीड है वो सिंक्रोनस के बराबर हो जाए, क्योंकि बराबर होने पर तो सारा सिस्टम ही फेल हो जा रहा था ना, ईएमएफ नहीं बन रहा था, फिर अपोज करने का प्रयास नहीं करेगा तो रोटर वैसे भी रुक ही जाएगा। तो स्लिप का मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड है इसके बीच का जो अंतर है उसे स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। स्लिप का मतलब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो अंतर है वही स्लिप है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मूला, स्लिप बराबर एनएस माइनस एनआर बटे में एनएस। अब एनएस माइनस एनआर स्लिप है, बटे में एनएस क्यों किया? क्योंकि प्रतिशत में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जब परसेंटेज में निकालने का प्रयास करेंगे तो एनएस माइनस एनआर बटे में एनएस कर देंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और स्लिप स्पीड का एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। स्लिप स्पीड जब भी निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो S इंटू एन एस याद रखिए। स्लिप स्पीड बराबर S इंटू एन एस, जहाँ पे S क्या है, स्लिप है, NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन रोटेटिंग मशीन। तो रोटेटिंग जो मशीन है हमारे पास, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें जो इंड्यूस EMF हो रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला है P इंटू डेल्टा एन बटे में 120। फ्रीक्वेंसी बराबर P इंटू डेल्टा एन बटे में 120, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आपका, इसको याद रखिएगा। ठीक है, रोटेटिंग मशीन में जो EMF बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को निकालने का ये फॉर्मूला है। अब देखिए 2 टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन हमने डिस्कस किया है, वही स्क्विरल केज है और वाउंड है। रोटर के आधार पे ही 2 प्रकार का 3 फेज इंडक्शन मोटर हमने डिवाइड किया। रोटर के आधार पे, तो रोटर हमारे पास स्क्विरल केज है और स्लिप रिंग है, तो उसी के आधार पे स्क्विरल केज मोटर हो जाएगा और स्लिप रिंग मोटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। फॉर्मूला फॉर रोटर फ्रीक्वेंसी, अगर न्यूमेरिकल में बोले कि रोटर फ्रीक्वेंसी को निकालिए या उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए याद रखिए FR इक्वल टू, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप गुणे FS, यानी FS का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी एट सिंक्रोनस स्पीड। जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वही FS है, FR क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला है। अभी न्यूमेरिकल में देखेंगे तो बताएंगे आपको। देखिए न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर में पूछ सकता है। मैं देखो जो भी पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, कि सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ, कि ये चीज़ें आ ही जाएंगी, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके नहीं चल रहा हूँ, टू द पॉइंट कंटेंट है, इतना तो आना ही चाहिए, तो पढ़ ही लो, और जितना पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें स्किप मत करना। तो ये न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये न्यूमेरिकल है, अ 2 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर runs at 3460 RPM. Calculate the synchronous speed and slip if the supply frequency is 60 Hz. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो 2 पोल का है, यानी 2 पोल है उसमें, और किस पे रन कर रहा है उसका रोटर, 3460 RPM इस पे इसका रोटर रन कर रहा है। देखो रोटर का दिया है स्पीड, मोटर रन सेट, जब मोटर रन सेट बोल रहा है, मोटर का जो रोटर है वही तो रोटेट कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, तो उसका स्पीड दिया है 3460 RPM। अब कह रहा है कि इसका सिंक्रोनस स्पीड आप कैलकुलेट करिए और स्लिप भी बताइए, और उस जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो डेटा दिया हो उसको लिख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, लिख लेना चाहिए जो कुछ भी दिया हुआ है। तो पोल 2 है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज, और NS का फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। NS मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड, उसका फॉर्मूला होता है 120 F/P। तो इसका फॉर्मूला में जब मैंने रखा तो मेरे पास आया 3600 RPM। ठीक, अब मैंने स्लिप बताया कि स्लिप मतलब होता है NS माइनस NR। स्लिप का मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर का स्पीड है उसके बीच का अंतर ही स्लिप कहलाता है। तो मैंने निकाला सिंक्रोनस स्पीड 3600 और रोटर का स्पीड मेरे पास जो आया है वो रोटर का स्पीड आया है 3460 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और जब वैल्यू मैंने रखा तो 140 RPM आया स्लिप। क्या आया, 140 RPM। अब नेक्स्ट परसेंटेज स्लिप निकालना हो तो मैंने बताया था अभी कि परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए NS माइनस N बटे में NS कर देंगे, जहाँ पे NS सिंक्रोनस स्पीड है और N रोटर का स्पीड है। मान मैंने जब रखा तो प्रतिशत में जब निकाला तो परसेंटेज में आ गया 3.89%। क्या है, 3.89%। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं। अ 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ स्लिप 1% एट नो लोड एंड 3% एट फुल लोड। देखो क्या डेटा दिया है,
ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है हमारे पास, 6 पोल का है, 50 हर्ट्ज सप्लाई पे वर्क कर रहा है। स्लिप 1% है कब? नो लोड पे, जब कोई लोड नहीं लगा हुआ है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में तो उसका स्लिप 1% का है, और जब फुल लोड लगा दे रहे हैं तो जो स्लिप है हमारे पास वो 3% का है। दिमाग में रखना इसको। तो फाइंड करो द सिंक्रोनस स्पीड, बी नो लोड स्पीड, सी फुल लोड स्पीड, डी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट स्टैंड स्लिप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर एट फुल लोड। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। पहले नंबर पे सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। मैंने वैल्यू रखा तो मेरे पास आया, क्या आया? मेरे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई हमारे पास 120 गुणे 50/6, 1000 RPM। उसके बाद बी नंबर पे मैंने नो लोड स्पीड निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया N बराबर NS इन द ब्रैकेट 1 - S। तो याद रखिएगा कि नो लोड स्पीड जब निकालना होगा, ठीक है, नो लोड स्पीड का मतलब रोटर का स्पीड, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास N बराबर NS इन ब्रैकेट 1 - S होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नो लोड पे जो हमारा स्लिप है वो है कितना परसेंटेज दिया है? तो परसेंटेज में दिया है 1%। तो 1% को जब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 करेंगे। 1/में जब 100 करेंगे तो उसका वैल्यू होगा 0.01। तो वही 0.01 मैं वैल्यू रखूँगा, तो कन्फ्यूज मत होना। क्वेश्चन में दिया है 1%, ठीक है, लेकिन प्रतिशत में लेंगे तो 1% है, लेकिन अंक में लेंगे तो 1/100 करके 0.01 लेंगे। तो यहाँ पे अंक में मैंने कन्वर्ट करके नो लोड स्पीड निकालने में फॉर्मूले में रखा है N बराबर NS इन ब्रैकेट 1 - S। तो NS का मान आया है, सिंक्रोनस स्पीड का मान 1000, ब्रैकेट में 1 माइनस स्लिप का मान नो लोड पे 1% था। 1% को अंक में बदलने के लिए 1/100 किया मैंने, तो 0.01 आया, और इसका वैल्यू रखा तो 990 RPM आ गया। नो लोड पे स्पीड 990 RPM। उसी प्रकार से फुल लोड पे जो स्लिप है हमारे पास 3% है, तो फुल लोड पे जो रोटर का स्पीड निकाला है हमने 1000 इन ब्रैकेट 1 माइनस 3% को 3/100 कर दिया, तो 0.03 आया। तो इसकी वैल्यू 970 RPM आ गई। अब एट स्टैंड स्टिल S बराबर 1, हैंस द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इक्वल टू FR इक्वल टू S इंटू F। स्टैंड स्टिल का मतलब जो रोटर है घूम नहीं रहा है। तो रोटर जब घूम नहीं रहा है तो घूम नहीं रहा है तो उस अवस्था में जो स्लिप है वो कितना होता है? स्लिप मतलब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का अंतर। तो जो स्लिप होगा वो तो 100% हो जाएगा, क्योंकि NR रोटर की स्पीड 0, NS तो NS होगा। तो NS माइनस NR जब करेंगे, ध्यान दीजिए, अच्छा समझिए। स्टैंड स्टिल का मतलब जो रोटर है तो वो रोटर तो घूमेगा नहीं, तो उसका स्पीड 0 है, लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड NS स्पीड से तो घूमेगा ना। स्लिप निकालेंगे तो NS माइनस N करेंगे, तो NS माइनस N की वैल्यू 0 है, तो स्लिप का मान NS आ जाएगा, ठीक है। और NS को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसी को NS से डिवाइड करते थे, तो इसको NS से डिवाइड करेंगे तो आएगा 100%, गुणे 100 करना पड़ता है परसेंटेज के लिए, तो 100% आएगा। स्लिप कितना आ जाएगा? 100%, या स्लिप 100% को अगर अंक में बदलेंगे तो 100/100 कर देंगे तो 1। स्लिप कितना आ गया? 1। तो जब 1 स्लिप आया तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी S इंटू F, और स्लिप की वैल्यू स्टैंड स्टिल पे 1 होती है। स्लिप की वैल्यू स्टैंड स्टिल या रोटर जब नहीं घूमता है उस समय स्लिप की वैल्यू 1 होती है। और FR बराबर S इंटू F में वैल्यू जब रखे हैं तो 50 हर्ट्ज आ गया हमारे पास। फुल लोड पे क्या है? फुल लोड पे हमारे पास जो रोटर स्पीड है वो क्या है? तो फुल लोड पे स्लिप की वैल्यू हमारी है 0.03। कितनी है? 0.03। तो 0.03 वैल्यू को रखे हैं जब FR इक्वल टू S इंटू F में, तो 0.03 इंटू 50 हो गया है, और इसका मान आ गया है 1.5 हर्ट्ज। क्या है? 1.5 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। इसको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की आने की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको कि कैसे फॉर्मूले में रख के अप्लाई करके ये सब चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। टू द पॉइंट कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है। प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो सुझाव से कमेंट करिए, और मोटिवेशन के लिए अगर वीडियो शेयर कर देते हो आप अपने ग्रुप में, इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से प्रयास करें, अच्छे तरह से कंटेंट आपको दें। धन्यवाद।